नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार सवाल जवाब के एपिसोड में होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। चलिए इस पूरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी का ज्ञानवर्धन हो सके। यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमें आपका प्रोत्साहन मिलता रहे। पहला सवाल लेते हैं शरद माली जी का। इन्होंने लिखा है, विच एरिया इज बेस्ट फॉर स्मॉल अपार्टमेंट। देखिए सर जी, एक चीज़ समझना अनिवार्य है। जब आप छोटे घर लेते हैं, छोटा फ्लैट लेते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या है? मेनली लोगों का पर्पज़ ये होता है कि उसे रेंट पे उठा दिया जाए और एक रिकरिंग इनकम जो है आपका स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसको जो है किसी की लोकेशन से दूर तो नहीं ले रहे हैं, जिससे पता चले आपने ले तो लिया, आपके बजट में भी आ गया, पर वो रेंट पे जा ही नहीं रहा है। और जब आप उसे रेंट पे दे भी रहे हैं तो उसका रेट इतना कम मिल रहा है, इतना सस्ते में मिल रहा है कि आपको फिर वो चीज़ जो है एक तरीके से स्टैग्नेंट नज़र आ रही है। चाहे उसे आप आरओआई के फॉर्म में समझें या फिर उसके एप्रिसिएशन के हिसाब से समझें। तो कभी भी जब आप लोग छोटा फ्लैट ले रहे हैं तो कोशिश ये करिए, या तो वहाँ पे आसपास इंस्टीट्यूट्स काफ़ी हों, कॉलेजेस हों, जिससे कि वहाँ पे बच्चों के लिए पीजी वगैरह का सेटअप किया जा सके और आपको एक अच्छा खासा रिकरिंग इनकम चालू हो जाए। और बहुत से ऐसे पीजी के जो है थर्ड पार्टी कंपनीज भी हैं जो आपके फ्लैट्स वगैरह को ले लेते हैं, वो लोग पूरा मैनेज करते हैं और उसे फिर जो है पीजी के तरीके से अगले को रेंट पे दे देते हैं। तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा इनकम आ सकता है। यानी कि एक चीज़ तो ये देखना है कि आसपास इंस्टीट्यूट वगैरह क्या है। जैसे पुणे सेंट्रल में आप मॉडल कॉलोनी, इसके आसपास के लोकेशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल है। अब आप कहेंगे वहाँ पे मिलता ही क्या है, रीसेल में मिलता है, तो वहाँ देख सकते हैं। या फिर आईटी कंपनीज के आसपास लीजिए, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है बैचलर्स काफ़ी काम करते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि हमारा जो एक्सपेंसेस वो कम से कम रहे। इसकी वजह से वो छोटे फ्लैट को रेंट पे लेते हैं या फिर शेयरिंग में फ्लैट को लेते हैं। ऐसे केस में भी आपको अच्छे खासे आरओआई आने की संभावनाएं रहती हैं। यानी कि अगर आप पुणे वेस्ट की बात करें तो वहाँ आप हिंजौड़ी में देख लें, बानेर में देख लें, वहाँ पर आप ले सकते हैं, आपको ठीक ठाक आरओआई मिल जाएगा। अगर आप खराड़ी के आसपास में आपको कुछ मिल रहा है, छोटे साइज़ का फ्लैट आपके बजट में, तो वहाँ पे भी आपका जो है एक तरीके से आरओआई के हिसाब से वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। यानी कि उसके यूजर्स कहाँ पे हैं। फैमिली वाले लोग जो हैं वो छोटे फ्लैट प्रेफर करेंगे नहीं रेंट पे लेने के लिए, थोड़े समय के लिए भले कर लें जब तक वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लोगों को एक एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है। जैसा कि हमने केस स्टडी के वीडियो में भी दिखाया कि अब धीरे धीरे बड़े फ्लैट्स की डिमांड बढ़ रही है। जो लोग 2 BHK देख रहे थे, अब वो 3 BHK की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप हमेशा छोटे फ्लैट, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, इन सब जैसी चीज़ों को आईटी पार्क के आसपास या फिर स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हो, वहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं, रोहित बैरागी जी हैं। इन्होंने लिखा है, इफ़ द बिल्डर हैज़ रिसीव्ड ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, टिल व्हाट टाइम ही कैन होल्ड द पोजीशन एज प्रॉपर्टी टैक्स हैज़ स्टार्टेड। देखिए रोहित बैरागी जी, अगर आपके एग्रीमेंट में डेट लिखा गया है जो उसके पहले उनका ओसी आ जाता है, तो डेवलपर किसी कारणवश जो है उसे होल्ड रख सकता है टिल द डेट, जब तक कि वो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ डेट नहीं आ जाता। वैसे लोग जो है प्रीपोन करके पोजीशन दे भी देते हैं। पोजीशन ना देने के पीछे कारण क्या है वो समझने की कोशिश करिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स कब स्टार्ट होगा, तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर ओसी आ गया है, जिस समय ओसी रिसीव हो चुका है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वहीं से आपका प्रॉपर्टी टैक्स जो है कैलकुलेट होना चालू हो जाता है, अगर वो लोकेशन कॉर्पोरेशन में है। कारण ये है, जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कुछ घर में लोग पोजीशन ही नहीं ले रहे हैं, तो अगर वो पोजीशन नहीं ले रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल का इशूज़ हो सकता है, लेकिन वह फ्लैट, वह सोसाइटी रहने के काबिल हो चुकी है तो प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी देखने में आया है कई बार, जो है डेवलपर जो है इन्वेस्टर्स को बेच के रखते हैं और 1 साल 2 साल बाद जब उसे किसी एंड यूजर को बेचते हैं पूरा अनयूज फ्लैट, तो उस 1-1.5 साल का भी प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि अगर डेवलपर के पास अनसोल्ड यूनिट है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद भी, तो भी उस पर जो है एक तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स स्टार्ट हो जाता है। और जब भी वो लोग उसे बेचते हैं तो उसका जो ड्यू है पीछे का, उसे क्लियर करना अनिवार्य हो जाता है। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, अगर ओसी आ गया है तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कई बार जो है पोजीशन में डिले इसलिए भी होता है कि वो स्लॉट में लोगों को बुलाते हैं कि उनको बुलाया जाए, इंस्पेक्शन कराया जाए और फाइनल उन्हें पोजीशन दे दिया जाए। एक साथ सारे जो है फ्लैट ओनर्स को नहीं बुला के पोजीशन दिया सकता, क्योंकि फिर वो एक तरीके से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि उसको मैनेज कैसे करेगा डेवलपर। एक साथ मान लीजिए किसी सोसाइटी में 800 फ्लैट हैं, 900 फ्लैट हैं, तो इतने सारे लोगों को मैनेज नहीं किया जा सकता। तो वो स्लॉट में बुला के जो है धीरे धीरे पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, और जैसा लोगों का यूजर्स का और फ्लैट बायर की अवेलेबिलिटी रहती है उसके अनुसार भी इस चीज़ों को चूज किया जाता है। तो ऐसे केस में आप मान के चलिए जब ओसी आया तो तब उसी के समय से
आपका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रीतेश शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है बिल्डर हैज टेकन सैंक्शन ऑफ 15 फ्लोर्स, एनवायरमेंट क्लियरेंस टेकन फॉर 12th फ्लोर, करंट कंस्ट्रक्शन 10th फ्लोर, बैंक नॉट डिसबर्सिंग बिकॉज कंडीशनल APF फॉर 12th फ्लोर इज बेस्ड ऑन EC and hence not disbursing amount for my unit. Builder has given me discount due to some reference and asking for payment. Please help. देखिए प्रीतेश जी, अगर ये जेन्युइन रीजन है, अगर डेवलपर के पास जो है EC नहीं है या फिर कुछ प्रोविजनल चीज़ें ली गई हैं और उसके बेस पे जो है तैयार नहीं है बैंक जो है अमाउंट डिसबर्स करने के लिए, तो ये जेन्युइन रीजन है, उसे आप बोलिए कि ये डेवलपर ही मैनेज करे, कि वो बैंक को बताए भाई क्या चीज़ है, किस तरीके से है। अगर उसे कुछ डॉक्यूमेंट और प्रोवाइड कर सकते हैं डेवलपर तो प्रोवाइड करके उसका डिसबर्समेंट लीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से तो कोई ऐसा कोई फॉल्ट है नहीं, आपकी तरफ से कोई समस्या नहीं है कि आप डिसबर्समेंट कराना नहीं चाह रहे हैं। ये डेवलपर का लुकआउट है और बैंक का लुकआउट है। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको रिटन कम्युनिकेशन जो है ये सारी चीज़ों को करके डेवलपर को भेज देना चाहिए और कोशिश करिए कि जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका डिसबर्समेंट कराते हैं, उनको भी CC में रख के चीज़ें भेज दीजिए, जिससे चीज़ें रिटन रहे। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें नहीं मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया था और उसके लिए कोई साक्ष्य आपके पास मौजूद ना हो। और डेवलपर को ये बात समझनी होगी कि अगर उनके पास EC नहीं है या कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है तो उसमें आपके कोई इश्यूज़ नहीं है। डेवलपर जो है बैंकर से बात कर सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशन तब भी आ जाती है जब आप डायरेक्ट किसी बैंक को अप्रोच करके जो है लोन को सैंक्शन करा लेते हैं, अपने एलिजिबिलिटी टेस्ट करा के वहाँ से डिसबर्समेंट लेते हैं, बजाय कि जो डेवलपर के यहाँ से अटैच्ड जो है बैंकर्स हैं उनके। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बैंक के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वहाँ से वो डिसबर्समेंट ले लेते हैं। पर अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई बैंक है, यानी कि जो उनके साथ जिनके साथ उनका ट्यूनिंग बैठ गया है उसके अलावा कोई बैंक है, तो वहाँ से वो बैंक जो है अपने हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट को जो है पहले फुलफिल करता है, उसके बाद ही डिसबर्समेंट करते हैं। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि उनके जो एफिलिएटेड बैंक होंगे 2-3 वो जो है डिसबर्स कर रहे होंगे, लेकिन उस लिस्ट के बाहर जो बैंक हैं उनको वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होगा। तो इस केस में भी जो है कोशिश करिए कि डेवलपर से बात करिए और वो जो भी डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड कराइए, या फिर डेवलपर को ये बताइए कि आपको वेट करना होगा जब तक कि आपका हायर फ्लोर्स के OC जो है EC नहीं आ जाते हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आता, तब तक आपका डिसबर्समेंट नहीं आएगा। तो इसको रिटन कम्युनिकेशन करिए और डेवलपर को ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश जरूर करिए, जिससे कि आप लोग सेम पेज पर रहें और आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है डेवलपर ना लगा पाए। आगे चलते हैं, और ये अननोन कोई नाम है, शायद इनके चैनल का नाम है, उससे इन्होंने जो है सवाल किया है, व्हाट कस्टमर्स हैव टू पे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्क इज डिसाइडेड बाई महारेरा और बाई डेवलपर। देखिए ये एक तरीके से सुझाव के रूप में भी हो सकता है। आज के केस में ऐसा तो नहीं है कि महारेरा कोई जो है कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन डेवलपर को दे और उस कंस्ट्रक्शन के टाइमलाइन के हिसाब से आपसे जो है पेमेंट समय समय पे डिसबर्स कराया जाए, चाहे बैंक से चाहे आपके पॉकेट से लिया जाए। तो यहाँ तो सिर्फ ये होता है, महारेरा ये कहती है कि आप पोजीशन कब देने वाले हैं उसे महारेरा के साइट पे अपडेट करिए, और जो आपका कंफर्टेबल टाइमलाइन है पोजीशन का उसे आप एग्रीमेंट में भी मेंशन करिए। तो अगर आपके एग्रीमेंट में कोई डेट लिखा रहता है, जैसे हम लोग लगातार बताते हैं, अगर वो डेवलपर पास कर देता है और पोजीशन नहीं देता है तो आप लोग महारेरा में केस कर सकते हैं अपने कंपनसेशन के लिए। एक चीज़ अब यहाँ पे बात आ रही है कि भाई जिस तरीके से डेवलपर अपना जो है पेमेंट प्लान एक तरीके से डिसबर्समेंट के लिए बना लेता है, जिसे CLP कई बार लोग कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, कि जितना इस स्टेज पे आपको इतना इतना पेमेंट डेवलपर को देना है। तो ये पूरी तरीके से जो है डेवलपर के हाथ में है, वो कैसे आपसे पेमेंट लेना चाहता है। कुछ चीज़ों पे जो है महारेरा ने नकेल कसी है, जैसे एग्रीमेंट के पहले 10% से ज़्यादा जो है डेवलपर आपसे नहीं ले सकता है। इसलिए आप देखिए 10% का वो जो है अमाउंट लेने के बाद SDR लेता है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, और जो प्रो रेटा बेसिस पे GST, यानी कि जितना पेमेंट आप डेवलपर को कर रहे हैं उस पेमेंट का GST भी आपसे वो ले लेता है। अगर वो 1% के स्लैब में है तो 1%, 5% के स्लैब है तो 5% रेजिडेंशियल के केस में। तो वो लेने के बाद आपका एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद का जो चीज़ें होती हैं जैसे प्लिंथ पे, फिर उसका जो है एक तरीके से फर्स्ट स्लैब पे, सेकेंड स्लैब पे, ये सारा कुछ जो है डेवलपर ही डिसाइड करता है, और वो सारा पेमेंट प्लान आपके एग्रीमेंट के साथ भी अटैच करते हैं। और जब आपको एक तरीके से अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है तो उसमें भी ये चीज़ें मेंशन होती हैं आपको कब कब किस किस स्टेज पे जो है पेमेंट करना है, और वो स्टेज कब आएगा इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता, वो टेंटेटिव डेवलपर आपको बता सकता है। पर अभी जैसे टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन जो है वैसे 15-20 दिन में भी हो जाता है, 1 महीने मान के चलिए। यानी कि आपका जो नेक्स्ट जो है, अगर वो स्लैब वाइज है कि 4th से 5th पे आपको नेक्स्ट
पेमेंट करना है, 5th से 6th जाते ही जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो आपको पेमेंट करना है। और कई बार जो है इसमें कमेंसमेंट की बात होती है, जैसे उसका कमेंसमेंट होगा यानी कि जैसे मैं 6th फ्लोर का काम करने जा रहा हूँ उस समय मैं आपसे डिमांड कर सकता हूँ। तो ये जो है जब आप बुकिंग करने जा रहे हैं, जब आप प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तभी उसी समय समझने की कोशिश करिए कि आखिर इसमें टाइमलाइन कितना है। अगर आप उससे कन्विंस्ड फील कर रहे हैं और अगर वो स्लैब वाइज है तो आप भी अंदाजा लगाइए कि हर एक महीने में एक स्लैब तो बनने ही वाला है। तो क्या आप उस पेमेंट स्लैब से जो है सेटिस्फाइड हैं, तो आप आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो स्केलेटल है बिल्डिंग का वो जल्दी तैयार हो जाता है, पर जो फिनिशिंग वर्क है, चाहे आप सैनिटरी बात करिए, सैनिटरी फिटिंग हो गया, टाइलिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हो गए, इसमें जो है समय भी लगता है क्योंकि फिनिशिंग वर्क का काम होता है और पैसे भी काफ़ी लगते हैं। तो आपके जेब से 80 से 90% जो है स्केलेटल बनते ही जो है निकाल लिया जाता है। तो ये मान के चलिए कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है तो साल से 1.5 साल या 2 साल होने के पहले ही आपके जेब से 80 से 90% निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का फंड फ्लो है और उसी तरीके से आप अपना मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप रुकिए और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है फाइंड आउट करिए जहाँ पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हो चुका हो, जिस केस में कि आपको पोजीशन भी जल्दी मिल सके अगर आपके पॉकेट से पैसा जल्दी निकल रहा है तो। आगे चलते हैं और अजिंक्य पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है, हाय सर, आई हैव डाउनलोडेड द लेआउट अप्रूवल मैप ऑफ विजय यशविन एन्चेंटे एंड कोहिनूर कलाइडो फ्रॉम महारेरा। इन बोथ द डायग्राम्स इट इज मेंशन्ड दैट द 65 मीटर प्रपोज्ड रिंग रोड विल पास नेक्स्ट टू इट एज अप्रूव्ड ऑन अगस्त 21, यानी कि जो आपका लेआउट अप्रूवल है उसकी बात कर रहे हैं आप। सो जस्ट वांटेड टू चेक इट इज ट्रू एंड इफ इट इज ट्रू देन इट इज गुड टू बाई प्रॉपर्टी इन द एबव टू। देखिए जंक्या जी, प्रॉपर्टी किस तरीके से है, क्या नहीं है, कैसा आपको जो है लेआउट चाहिए, क्या डायरेक्शन में चाहिए, किस हाइट पे चाहिए, कितना आपका प्रोजेक्शन है, उसके हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। और खासकर इन दोनों प्रोजेक्ट का हमने एक डिफरेंस वीडियो यानी कि जिसमें हमने प्रोज कॉन्स की बात की हुई है वो हमने कवर किया हुआ। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जहाँ तक रही बात कि इस पॉइंटर की वजह से क्या घर लेना वहाँ पे सही रहेगा या नहीं, देखिए जब बात आती है रिंग रोड की तो ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग है पुणे में। हमने इस पर जो है काफ़ी डिटेल वीडियो भी काफ़ी लगभग 8-9 महीने पहले बनाया हुआ था, लगभग 1 साल होने जा रहे होंगे। तो उसमें भी हमने आपको डिटेल बताया कहाँ कहाँ पे इसमें हर्डल आ रहे हैं, कहाँ पे लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले रिंग रोड की साइज़ क्या थी, फिर कम कर दी गई, उसकी विड्थ कितनी थी वो भी कम कर दी गई, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ ऐसा काम खास दिख नहीं रहा है जिस पे भरोसा किया जा सके। तो अगर आप अपना डिसीजन इस रिंग रोड के भरोसे ले रहे हैं तो मैं तो मना करूँगा, लेकिन अगर बाकी चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं, आपका होराइजन लंबा है और आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तब तो आप जा सकते हैं। लेकिन रिंग रोड के भरोसे अगर आप खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये कोई ऐसा पॉइंटर नहीं है कि जिस पे रिलाय करके आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी समय से पेंडिंग और अभी भी कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि तमाम जगहों पे जहाँ पे ये रिंग रोड बनाया जा रहा है, जैसे हमने बताया भी आप लोगों को कि ये 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, एक ईस्टर्न पेरिफेरल है, दूसरा वेस्टर्न पार्ट है, और दोनों को दोनों तरीके से जो है लैंड एक्विजिशन करके फिर बनाया जाएगा। कई जगहों पर लैंड एक्विजिशन हुआ भी है, लेकिन अभी तक जो है कहीं पे काम चालू होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो सीधी से इसका जवाब रहेगा कि आप इस पे रिलाय करके अपना डिसीजन ना लें। आपके मन में यदि आप लोग जो है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ आपको समझना है, कुछ आपके मन में दुविधा है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। साथियों, आप सभी को सौदा घर का प्रयास कैसा लग रहा है ये भी लिख के बताएं। लोगों तक जो है शेयर करें जिससे उनको ये चीज़ें जानकारियाँ मिल सकें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमें आपका प्रोत्साहन मिलता रहे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।